नमस्ते बच्चों। कक्षा 9th में हमने पद्य भाग पढ़ा। पद्य भाग के अपने चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच्चों हम गद्य भाग है क्षितिज का वो शुरू करते हैं। क्षितिज भाग 1 का गद्य भाग है वो शुरू करते हैं। गद्य भाग में अपना पहला ही चैप्टर है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की अपने इस सिलेबस पाठ में दो बैलों की कथा नामक एक कहानी है जिसका हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले बच्चों हम प्रेमचंद जो लेखक हैं, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हम इतने दिन पद्य भाग पढ़ रहे थे तो पद्य भाग में जो भी रचनाएं आ रही थी तो वो कवि थे। अब गद्य भाग शुरू होगा तो जो भी रचनाकार हैं वो लेखक नाम से संबोधित किए जाएंगे। वो लेखक होते हैं, गद्य को लिखने वाला लेखक कहलाएगा और पद्य को लिखने वाला कवि। तो यहाँ पर हम लेखक प्रेमचंद का जो जीवन परिचय है वो पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही बड़े कहानीकार हुए हैं। 1880 में इनका जन्म हुआ था और 1936 में इनका निधन हुआ था। 1880 में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था और 1936 में इनका निधन हुआ। इनका बच्चों मूल नाम है वो धनपत राय था। धनपत राय इनका मूल नाम था, लेकिन साहित्य में हिंदी में ये प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, लगभग 300 के करीब इन्होंने कहानियां लिखी हैं। बहुत ही अच्छे कहानीकार ये थे। ग्रामीण लोगों की, किसान लोगों की पीड़ा है, स्त्री की पीड़ा है, उनको उन्होंने अपने कहानियों में, अपने उपन्यासों में उभारा है, उनको लिखा है। इनका मूल नाम है बच्चों वो धनपत राय था। हिंदी में ये प्रेमचंद नाम से लिखते थे। इन्होंने उर्दू में भी अपना साहित्य है वो लिखा है और उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। ठीक है। इन्होंने बच्चों स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन चल रहा था, 1880 में इनका जन्म हुआ था तो अपने को आज़ादी मिली थी 1947 में। उससे पहले ही इनका निधन भी हो गया था, हालांकि 1936 में ये खत्म हो चुके थे। लेकिन जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था और देश को जागरूक करने के लिए इन्होंने काफ़ी कहानियां भी लिखी थी। स्वतंत्रता का महत्व बताने के लिए भी कहानियां लिखी थी। इसमें भी स्वतंत्रता का महत्व है। अपनी कहानी है दो बैलों की कथा, इसमें भी स्वतंत्रता के प्रति, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र रहने का मतलब क्या होता है, उस पर भी कहानी में भी उन्होंने ये उजागर किया है। तो अब इनका हम जीवन परिचय है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रेमचंद का जन्म सन 1980 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ। बनारस के लम्ही गांव में 1880 में इनका जन्म हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय था। इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय था। और साहित्य में किस नाम से लिखते थे? हिंदी में प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के नाम से। पूरा नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। और इन्होंने उर्दू में भी साहित्य लिखा, उर्दू में नवाब राय के नाम से। ठीक है। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता था, कमी में। हर चीज की कमी थी, यानी गरीबी में कह सकते हैं हम। इनका जीवन है वो गरीबी में बीता था, अभाव में बीता। और शिक्षा बीए तक ही हो पाई थी। बीए तक ही ये शिक्षा प्राप्त कर पाए थे। क्यों? क्योंकि इनका बचपन है वो अभाव में ही गुजरा था। इनको पूरी सुविधाएं मिल नहीं पाई थी, कमियां थी, इसलिए इन्होंने बीए तक ही इनकी शिक्षा हो पाई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की। उस समय इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी ने चलाया था बच्चों असहयोग आंदोलन। सामाजिक में आपने पढ़ा होगा। असहयोग आंदोलन यानी अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना के लिए गांधी जी ने एक असहयोग आंदोलन चलाया था। उसमें इन्होंने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। अब ये शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे तो उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, नौकरी छोड़ दी, क्योंकि ये देश के स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।
यानी एक तो होता है कि चलो हाँ ठीक है मैं इसमें भाग लेता हूँ, एक सक्रिय भागीदारी निभाना, तो इसलिए नौकरी बीच में आ गई, नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। उसके बाद लेखन कार्य करने लगे, पूरी तरीके से लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो। कथाकार कहानी कहने वाले, यानी इन्होंने बहुत सी कथाएं लिखी हैं, बहुत सी कहानियां लिखी हैं। मैंने बताया था आपने लगभग 300 के करीब इन्होंने कहानियां लिखी। तो 1936 में महान कथाकार का देहांत हो गया। देह का अंत, देह प्लस अंत, शरीर का अंत, देह का, यहाँ पर देहांत शब्द के टुकड़े बच्चे हम करें तो देह प्लस अंत होता है। देह का मतलब होता है शरीर, शरीर का क्या हो गया, अंत हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। मानसरोवर एक पत्रिका है जिसमें इनकी कहानियां हैं, वो प्रकाशित हुई थी और इसके 8 भागों में ये संकलित है। उनका नाम है, कहानी संग्रह का नाम है मानसरोवर। बहुत सारी कहानियां हैं, पूरा जो संकलन है इनकी कहानियों का वो मानसरोवर नाम से है और 8 भागों में संकलित है उसमें। अब देखो, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, ये ध्यान में रखना है कि इनकी कहानियां हैं वो कहाँ संकलित है, मानसरोवर में। ये एक पत्रिका थी जिसमें प्रकाशित भी हुई थी इनकी कहानियां पहले। और कितने भागों में, 8 भागों में। फिर है सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। ये बच्चों इनके उपन्यासों के नाम है, ये इनके प्रमुख उपन्यास है, महत्वपूर्ण उपन्यास उन्होंने लिखे थे। 1900 से लेकर 1936 के बीच में इनकी रचना की थी उन्होंने, इनका लेखन कार्य किया था, जिनके कारण ये हिंदी साहित्य में एक महान कहानीकार, एक महान उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रेमचंद युग एक चला दिया था उन्होंने, 1900 से लेकर 1930 तक प्रेमचंद युग हो गया था कहानी में, उपन्यासों में। बहुत ही लोकप्रिय ये लेखक थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे। तो इनको आप रेखांकित कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। इनके उपन्यासों के नाम क्या क्या है, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं और इनकी कहानियों का संकलन किसमें है, मानसरोवर के 8 भागों में। इसके अलावा बच्चों इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया था। कुछ पत्रिकाएं जो छपती थी उनका संपादन भी किया था। तो वो पत्रिकाएं हैं हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी इन्होंने किया था। तो ध्यान में रखना है इनके उपन्यास कौन से थे, इनकी कहानियों का संकलन कहाँ है, मानसरोवर के 8 भाग में। इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया, तो हंस, जागरण और माधुरी आदि पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया था। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त यानी उपन्यास और कहानी के अलावा इन्होंने निबंध भी लिखे हैं और अन्य प्रकार की गद्य में जो लिखी जाती है, यानी एक कवि के रूप में नहीं थे, एक लेखक के रूप में थे। उपन्यास लिख दिया, कहानियाँ लिख दी, निबंध लिखे और गद्य में जो अन्य और प्रकार का साहित्य लेखन कार्य चलता है उसमें भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई थी। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे, ये इनकी महत्वपूर्ण बात थी। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का, यानी समाज में अगर परिवर्तन करना है तो उसमें साहित्य जो है वो बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। अगर अच्छा साहित्य लिखा जाए तो लोगों को जागरूक किया जा सकता है, समाज को जागरूक किया जा सकता है। ये इनकी मान्यता थी कि साहित्य है, अगर शुद्ध साहित्य, सही साहित्य लिखा जाए सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है। समाज में जो पीढ़ी परंपराएं चली आ रही हैं, शोषण हो रहा है, उनको यानी शोषण के खिलाफ इन्होंने बहुत आवाज उठाई थी। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, यानी जिस गांव में और शहर के परिवेश को, वातावरण को देखा, माहौल को देखा और उसमें वो रहे, जिए, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। जिस भी गांव में रहे, जिस माहौल को इन्होंने देखा, उसकी अभिव्यक्ति अपनी कहानी में बिल्कुल वैसी की वैसी उतार दी। ये इनका सबसे
शक्तिशाली पक्ष है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, देखो अपने साहित्य में, कहानियों में इन्होंने क्या क्या लिखा है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, खराब स्थिति के ऊपर इन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा। दलितों का शोषण, पिछड़े वर्ग जो होते हैं दलित वर्ग, उनका शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। इनकी रचनाओं के मूल विषय, प्रश्न बनता है यहाँ पर कि प्रेमचंद की रचनाओं का मूल विषय क्या है, तो किसान और मजदूरों की दयनीय खराब जो स्थिति है उसके बारे में, दलित वर्ग का जो शोषण होता था उसके बारे में, समाज में स्त्री की जो दुर्दशा है, खराब दशा है, यानी स्त्री को जो सम्मान नहीं मिलता पुरुष प्रधान समाज में, हम पीछे पाठों में बातचीत ये कर चुके हैं। समाज में स्त्री को पुरुष प्रधान, अपना जो भारत का जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है और यहाँ पर स्त्री का शोषण होता है, स्थिति खराब होती है, उस पर भी इन्होंने अपना बहुत सारा साहित्य लिखा। स्वाधीनता आंदोलन जो चल रहा था भारत में उस समय अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों से जो आज़ादी छीननी थी, तो उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी रचनाओं का विषय रखा। फिर है, प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। यानी इन्होंने पशु पक्षियों के ऊपर भी बहुत ही अच्छे ऐसा, जैसे अपने यहाँ पर एक कहानी चली दो बैलों की कथा, उसमें दो बैल आपस में बातचीत कर रहे हैं, पशुओं के प्रति भी इनकी अद्भुत आत्मीयता थी, प्रेम था। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद की लेखन की प्रमुख विशेषता थी। कोई भी बड़ी से बड़ी और सरल भाषा, बात को ये सरल भाषा और सीधे और संक्षेप में, छोटे रूप में प्रेमचंद है वो अपने लेखन कार्य में कर देते थे। फिर आगे है, उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है। इनकी भाषा सरल है, सजीव है, बहुत ही गजब की। जैसे हर पात्र को इस प्रकार से बातचीत कराते थे, हर कहानी में, हर उपन्यास में आप देखेंगे तो ये लगेगा कि ये घटना तो जैसे अपने आसपास की घटना, बिल्कुल सजीव घटना, कोई काल्पनिक नहीं थी। तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया। लोक प्रचलित, लोगों में प्रचलित जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग अपनी कहानियों में किया, इसलिए इनकी कहानियों को इतनी प्रशंसा मिली, इतनी लोकप्रिय हुई, इनके उपन्यास इतने लोकप्रिय हुए और ये भी एक महान लोकप्रिय लेखक बने। अब देखो अपना जो पाठ परिचय है, पाठ में दो बैलों की कथा, ये एक कहानी है, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का निर्णय किया। कृषक समाज, किसान समाज जो होता है, किसान जो होता है, किसान और पशु, अगर वो किसान है तो पशु भी उसके पास रहेंगे और पशुओं के प्रति जो भावात्मक, भावनाओं से जुड़े जो उनके संबंध होते हैं उनका वर्णन किया है कि पशु भी जो होते हैं वो मनुष्य से बड़ा प्रेम करते हैं। अगर प्रेम की भाषा है वो पशु भी समझते हैं। इस कहानी में उन्होंने ये चीज़ दर्शाने की कोशिश की है कि पशु भी हैं, कृषक समाज में पशुओं का महत्व क्या होता है और पशुओं से भी अगर आत्मीयता रखी जाए, प्रेम किया जाए तो वो प्रेम की भाषा है उसको समझते हैं। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती। अब इसमें दो पात्र चलेंगे, दो बैलों की कथा में हीरा और मोती दो बैलों के नाम हैं, दो साथ में रहते थे, एक किसान के पास थे। तो उनके माध्यम से ये भी इस कहानी में हमें पढ़ने को मिलेगा कि स्वतंत्रता है वो सहज में नहीं मिलती है, आसानी से नहीं मिलती है कि किसी से हम स्वतंत्रता मांग ले, क्योंकि उस समय 1880 में इनका जन्म हुआ, 1936 में इनका निधन हुआ, अंग्रेजों का शासन भारत पर था। तो स्वतंत्रता का महत्व भी वो समझाना चाहते थे कि, और ये भी बताना चाहते थे कहानी को पढ़ने से कि स्वतंत्रता है वो आसानी से नहीं मिलती है, विद्रोह के बिना, विरोध किए बिना स्वतंत्रता मिलती नहीं है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो इससे को कहानी में क्या क्या है, एक तो कृषक समाज, भारत कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर किसान है, तो किसानों से और पशुओं का जो भावात्मक संबंध है वो दर्शा दिया। दूसरा, स्वतंत्रता है वो सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। दूसरी चीज हमें ये भी पढ़ने को इसमें मिलेगी इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है।
यानी परोक्ष रूप से अगर देखा तो ये आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा था, क्योंकि हमें पीछे पढ़ने में लगा कि इनका मानना था कि साहित्य है वो समाज को बदलने की क्षमता रखता है, समाज में परिवर्तन लाने की इनकी मान्यता थी कि साहित्य है वो बड़ी भूमिका निभा सकता है अगर वो कुशलता से लिखा जाए, अच्छे तरीके से लिखा जाए। इसके साथ इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया। पंचतंत्र और हितोपदेश ये ग्रंथ हैं बच्चों, ग्रंथों के नाम हैं। तो इस प्रकार से वेद, महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथ लिखे हुए हैं, वैसे पंचतंत्र और हितोपदेश ग्रंथों के नाम हैं। तो उनमें जो कथाएं कही गई हैं, उसमें जो कथा जिस प्रकार से कही गई है उस परंपरा का इन्होंने उपयोग किया है और विकास किया है। तो बच्चों सबसे पहली बात हमें ध्यान में क्या क्या रखनी है वो ये है कि प्रेमचंद जी हैं, इनका जन्म है वो 1880 में हुआ, 1936 में इनका देहांत हुआ। बनारस के लम्ही गांव में इनका जन्म हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। हिंदी साहित्य में ये प्रेमचंद के नाम से लिखते थे, मुंशी प्रेमचंद इनका पूरा नाम था। 1880 में जन्म, 1936 में इनका देहांत हुआ, मृत्यु हुई। इनकी कहानियों का संकलन है वो मानसरोवर के 8 भागों में है। मानसरोवर में सबसे पहले इनकी कहानियों का प्रकाशन हुआ था। उन्होंने लगभग 300 के करीब कहानियाँ लिखी हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, इनके उपन्यासों के नाम सेवा सदन, प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, क्रमभूमि, गोदान, ये इनके उपन्यासों के नाम हैं। इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया? हंस, जागरण और माधुरी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इनकी शिक्षा है वो बीए तक हो पाई थी। इनका बचपन है वो अभावों में बीता था। के बाद इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, लेकिन असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद वो पूरी तरीके से लेखन को समर्पित हो गए थे। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे, ये एक बात विशेष ध्यान रखनी है। इन्होंने अपने साहित्य में अपनी रचनाओं का मूल विषय किस किस को बनाया? तो किसान और मजदूरों की दयनीय स्थिति को नंबर 1, 2 दलितों का शोषण, नंबर 3 समाज में स्त्री की दुर्दशा और नंबर 4 स्वाधीनता आंदोलन। इनको अपनी रचनाओं का मूल विषय इन्होंने बनाया। फिर जो अपना पाठ है उसमें 2 बैलों की कथा है। उसमें एक किसान के पास 2 बैल हैं, हीरा और मोती। उनके माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि कृषक समाज में पशुओं का जो भावात्मक संबंध है उसका वर्णन है, और ये भी दर्शाना चाहते हैं कि स्वतंत्रता है वो सहज में नहीं मिलती, आसानी से नहीं मिलती, के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। अब हम इनकी कहानी देखते हैं, 2 बैलों की कथा। तो बच्चों 2 बैलों की कथा, इनकी कहानी है वो यहाँ से अब शुरू होती है। आपको पहले लेखक परिचय है वो ध्यान में रखना है, कहानीकार का जो परिचय है वो ध्यान में रखना है। 2 बैलों की कथा एक कहानी का नाम है। क्या है ये? एक कहानी है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का संकलन किसमें मिलता है बच्चों? मानसरोवर में 8 भागों में। अब देखो लेखक क्या कह रहे हैं कि जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। 2 बैलों की कथा, तो 2 बैलों पशुओं की बात इस कहानी में चलेगी। 2 बैलों की सबसे पहले शुरू करते हैं कि गधे को जानवरों में सबसे बुद्धिहीन, यानी कम बुद्धि वाला, कमजोर बुद्धि वाला, बिल्कुल बुद्धिविहीन समझा जाता है। ये अपने समाज में भी होता है। हम देखते हैं मनुष्यों में कि बुद्धि काम नहीं करती, गलत कार्य करता है, बिल्कुल गधा है, वहाँ भी दी जाती है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, किसी आदमी को यदि हम मनुष्य जो होते हैं बिल्कुल उसे बेवकूफ़ ही कहना चाहें तो उसे गधा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल एकदम गधो है। तो लेखक क्या कह रहा है कि हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का, बिल्कुल गया गुजरा,
कहना चाहेंगे तो उसको किसकी उपमा देंगे? गधे की। गधा सचमुच बेवकूफ है। अब देखो, लेखक सोचता है मन में, क्या गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है? यहां पर ध्यान में रखना, एक प्रश्न है आपके, गधे के किस रूप का लेखक ने यहाँ वर्णन किया? लेखक ने यहाँ पर गधे के किस रूप का वर्णन किया है? मुमन गधे का रूढ़ अर्थ यही होता है मूर्ख। सदा से मनुष्य समाज में हम हैं तो हम देखते हैं किसी को बेवकूफ़ या मूर्ख कहना हो तो उसको किसकी उपमा दी जाती है? गधे की उपमा दी जाती है। लेकिन लेखक यहाँ पर गधे की कुछ अच्छी विशेषताएं यहाँ पर बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि गधा सचमुच में ही बेवकूफ़ है या फिर उसका स्वभाव क्या है? सीधा है। कि निरापद सहिष्णुता, निरापद बिल्कुल सहिष्णु होता है, सब कुछ सहन करने योग्य जानता है वो। तो क्या उसके सीधेपन या भोलेपन और उसकी सहन शक्ति के कारण ये पदवी दे दी गई है? यानी आज समाज में इस समस्या की ओर भी कवि लेखक हैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति सिंपल स्वभाव का होता है, सीधे स्वभाव का होता है, उसको भी आज समाज में अच्छे स्वभाव का होता है तो भी समाज में आज क्या मानते हैं? गधे के समान मानते हैं। उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं रहती है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि गधा है वो बेवकूफ़ी है या फिर वो सीधा है, इस कारण उसको ये पदवी मिल गई। गायें सींग मारती हैं। अब देखो, कोई लेखक है वो विशेषता बता रहा है कि गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसका सीधापन या निरापद सहिष्णुता, यानी उसकी सहन शक्ति। गधे को देखो, आप गाड़ी जोत लेते हैं, दड़ादड़ उसको मारते रहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करता। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि उसमें सहन शक्ति, दिन भर उस पर बोझा ढोया जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता, सीधा स्वभाव होता है। तो कह रहे हैं कि क्या वो सचमुच बेवकूफ है या उसका सरल स्वभाव है, इस कारण उसको ये पदवी दे दी। जैसे गाय है वो सींग मारती है, मारने का काम करती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। और अगर गाय जब बछड़े को जन्म देती है, उसके बछड़े के पास जाते हैं तो वो शेरनी बन जाती है। अचानक, क्या अनायास का मतलब अचानक वो क्या बन जाती है? शेरनी की तरफ मारने लगती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। अब कुत्ता है वह भी एक गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उससे भी क्रोध आ ही जाता है। कुत्ता है ऐसा जानवर, शोषण उसका भी होता है, लेकिन कभी कभी उसको भी क्रोध देखा है। कभी जताना क्या चाह रहे हैं कि गधे में कभी ऐसी विशेषता, जैसे गाय है वो मारती है और जब बछड़े को जन्म देती है जब वो तब और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। कुत्ता है वो भी एक गरीब किस्म का जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आता है और काट देता है। लेकिन गधे को कभी इस रूप में नहीं देखा, फिर भी उसे ये पदवी मिली हुई है। इसे मूर्ख ही समझा जाता है, बुद्धिहीन प्राणी ही समझा जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। लेखक कह रहे हैं कि गधे को कभी सुना भी नहीं है कि उसने कभी क्रोध किया है और देखा भी नहीं है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती। संतोषी जीव होता है वो, यानी चाहे जैसी घास डाल दो वो कभी असंतोष सी नहीं रहेगा, संतोष कर लेता, जैसा उसको मिलता उसमें वो संतोषी हो जाता है। अभी यहाँ पर ध्यान में रखना है गधे की कौन से रूप को कवि ने यहाँ पर दिखाया है। संतोषी जीव है, क्रोध रहित है, सिद्ध और सहिष्णु स्वभाव का है। ये प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता, वैशाख के अंदर थोड़ी कुलेल कर लेता है, थोड़ी मस्ती कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि वैशाख का जब महीना आता है उसमें थोड़ी बहुत कुलेल तो कर लेता है, थोड़ी बहुत शरारतें तो कर लेता है, लेकिन कभी उसे खुश होते नहीं देखा कि वो खुश है। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद यानी दुख है, वो एक स्थायी रूप से उसके चेहरे पर छाया रहता है। विषाद का मतलब होता है दुख। तो लेखक कह रहे हैं कि उसके चेहरे पर हमेशा एक विषाद है, वो यानी दुख है, वो स्थायी रूप से यानी दुखी सा रहता है। वो मासूम सा चेहरा उसका, शकल जो है मासूम। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा, चाहे सुख हो या दुख, हानि हो या लाभ,
किसी भी दशा में वो बदलता नहीं है, एक जैसा रहता है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए, अंतिम सीमा में। पराकाष्ठा का मतलब होता है अंतिम सीमा, यानी ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि बनना कोई साधारण सी बात नहीं होती है, जिसमें सभी ये जो गुण ऊपर आते हैं वैसे गुण सारे उसमें हैं। यानी सीधा स्वभाव, क्रोध रहित है, सीधा सहन शक्ति उसमें अधिक है, संतोषी जीव है, तो सब कुछ है। तो लेखक बताना चाहते हैं कि उसमें तो एक ऋषि मुनियों जैसे गुण हैं, फिर उसे ये उपमा क्यों दी जाती है? पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है, लेकिन आदमी उसे क्या कहेगा? बेवकूफ़ ही कहेगा। अब इतने सारे अच्छे गुण हैं उसमें के बावजूद उसे बेवकूफ़ समझा जाता है। तो लेखक कहते हैं सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। इतने इसमें इतने अच्छे गुण हैं, उसके बावजूद भी का आदर नहीं है, सम्मान नहीं है। तो अब सद्गुणों का, सद्गुण का मतलब होता है अच्छे गुणों का, इतना अनादर और कहीं पर देखने को नहीं मिलता है जितना गधे के साथ हो रहा है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अब देखो यहां पर निष्कर्ष क्या है? कदाचित, शायद सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी जो मनुष्य आज समाज में की ओर इशारा कर रहे हैं लेखक कि जो मनुष्य सीधा होता है, सरल स्वभाव का होता है, के लिए ये संसार उपयुक्त नहीं है। यानी उस व्यक्ति की यहाँ पर कोई इज्जत, उस प्राणी की कोई इज्जत नहीं होगी जो सीधा और सरल स्वभाव का होगा। देखिए ने भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अफ्रीका यानी वो आज़ादी के समय की लिखी हुई कहानी है, और गांधी जी को यानी वहाँ पर रंग भेद किया जाता था। वो गोरे थे, हिंदुस्तानी थे, वो भारतवासी थे, उनका रंग जो है वो इतना गोरा नहीं होता है, इसलिए उनके साथ भेदभाव किया जाता था। अब गुण उसमें भारतवासियों में बहुत हैं, लेकिन गुणों का कोई सम्मान ही नहीं है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? अमेरिका में उसे घुसने नहीं दिया जाता, रंग भेद ये चला था। बेचारे शराब नहीं पीते, वो विशेष तौर पर शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, कुछ समय यानी खराब समय के लिए। भारतवासी क्या करते हैं? 4 पैसे यानी कुछ पैसे अगर खराब समय कभी आया तो उसमें उसके लिए वो बचा कर रखते हैं। जी तोड़ काम करते हैं, जी तोड़ कर यानी कड़ी मेहनत करते हैं, कठोर मेहनत करते हैं। उसके बावजूद उन्हें अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता, अफ्रीका में उनकी दुर्दशा की जाती है। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि इस समाज में, इस दुनिया में, इस संसार में अच्छे आदमी, सीधे आदमी कोई महत्व ही नहीं है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम है। कहा जाता वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं कि वो सीधे सिंपल स्वभाव के हैं, इसलिए ये कहकर आज समाज में यही हो रहा है। चाहे व्यक्ति को कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सीधा और सिंपल स्वभाव का है तो उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। यही कहेंगे कि जीवन को नीचा करता है, यहाँ पर इसके साथ जाने में हमें शर्म आती है। अब तो दिखावा जो करते हैं ना, उनकी यहाँ पर ज़्यादा चलती है समाज में, देश में, संसार में। दिखावटी दुनिया हो गई है। जो दिखावा नहीं करना जानते उनका कोई महत्व नहीं है। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद उनका ये हाल नहीं होता। भारतवासी क्या करते हैं? सहन शक्ति होती है, गधे में जैसे सहन शक्ति होती है, वैसे भारतवासियों की संस्कृति क्या है? सहन शक्ति की है। इसलिए अंग्रेज़ों को यहाँ इतने दिनों तक सहन कर लिया। अगर वो ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो ये दुर्दशा नहीं होती। अब इसके आगे का जो कहानी है बच्चों, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप इस कहानी को पढ़ें, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते चले जाएंगे। आप इनको पढ़ते जाइए, ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, वो ध्यान में रखने हैं।